Hello students, welcome back to All About Civil. एनवायरमेंटल स्टडीज़ जिसमें कि हम यूनिट पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल लेजिस्लेटिव्स, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से एक्ट्स हमने बना रखे हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्ट 1974, वाटर एक्ट 1974, जिसको हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट भी बोलते हैं, ये हमने शुरू कर लिया था। जिसमें कि अभी हम शुरू कर रहे हैं पावर टू टेक एमरजेंसी मेजर्स। पावर टू टेक एमरजेंसी मेजर्स, इससे पहले लास्ट में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने एक तो बेसिक डिस्कस कर लिया है इसमें कि वाटर एक्ट 1974 का मतलब क्या है और इस एक्ट में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ते हैं। इसके बाद हमने इसमें देखा था कि स्टेट बोर्ड का क्या फंक्शन है। ये सेक्शन 17 के अंदर क्लियरली लिखा है, उन्होंने एक प्रॉपर लिस्ट बना रखी है कि स्टेट को ये फंक्शंस कवर करने हैं और हर चीज़ की एक इन्फॉर्मेशन उनके पास रहनी चाहिए। सेक्शन 17 में ये सब बातें हैं। और उसके बाद सेक्शन 25 में था कि कोई भी इंडस्ट्री अगर सेटअप होनी है तो उसका डिस्चार्ज का प्रोसेस कैसे रहेगा, उसका सीवेज कैसे मैनेज होगा, ये सब की परमिशन स्टेट बोर्ड देगा। और अगर स्टेट बोर्ड ने अलाउ किया है तभी वो इंडस्ट्री वहाँ पर सेटअप हो सकती है, नहीं तो वो इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी। तो ये सेक्शन 25 में था। फिर हमने पढ़ा था पावर टू टेक एमरजेंसी मेजर्स। सेक्शन 32 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 describes the power to take emergency measures in case of pollution of stream or well। अब सेक्शन 32, एक सेक्शन 17 पढ़ चुके हैं, एक सेक्शन 25 पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर हमारे पास तीसरा है सेक्शन 32। तो सेक्शन 32 जो है वाटर एक्ट 1974 का, वो कहता है कि जितनी भी पावर होती है, जिस पावर से हम इमरजेंसी एक्शन ले सकते हैं, इमरजेंसी मतलब तुरंत एक्शन ले सकते हैं किसी भी पॉल्यूशन के केस में, चाहे वो स्ट्रीम का पॉल्यूशन हो, चाहे वो वेल का पॉल्यूशन हो, तो उनके केस में जो हम इमरजेंसी एक्शन ले सकते हैं वो इस एक्ट के अंतर्गत ले सकते हैं। अंडर द एक्ट स्टेट बोर्ड में इशू ऑर्डर्स टू रिमूव द मैटर विच इज़ और मे कॉज पॉल्यूशन। अब इस एक्ट के अंदर स्टेट बोर्ड तुरंत इशू ऑर्डर कर सकती है कि जितना भी वहाँ पर मटेरियल प्रेजेंट है उसको हटाएं। विच इज़ और विच मे कॉज पॉल्यूशन, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है या फिर जो पॉल्यूशन करा रहा है, तुरंत उसको हटाने का ऑर्डर इस एक्ट के अंदर हम दे सकते हैं। और रेमेडी और मिटिगेट द पॉल्यूशन, और कुछ और रेमेडी बताओ या कोई तरीका उसको पॉल्यूटेंट को वहाँ से हटाने के लिए। और इशू प्रोहिबिशन ऑर्डर्स टू द कंसर्न पर्सन्स फ्रॉम डिस्चार्जिंग एनी पॉइजनस और नॉक्शियस और पॉल्यूटिंग मैटर। और साथ में कोई भी अगर पर्सन ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से ऐसा डिस्चार्ज है जो कि टॉक्सिक है, तो उसको भी हम चार्ज कर सकते हैं इसमें सेक्शन 32 के अंदर। सेक्शन 24 एंड 43 ऑफ द वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 relates to prohibition on use of stream or well for disposal of polluting matter and penalty for contravention threat of under the scope of the provision. No person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter as determined by the state board to enter into any stream or sewer or land। अब इसका मतलब क्या है, सेक्शन 24 और 43 जो है वाटर का, उस एक्ट में है कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जो कि स्ट्रीम के अंदर जाके
पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है वो टॉक्सिक है, वो हार्मफुल है, तो उसे हम रोक सकते हैं और सेक्शन 24 और 43 के अंदर 43 के अंदर हम उसको चार्ज कर सकते हैं। और साथ में कोई भी पर्सन अगर ऐसा कर रहा है तो उसको भी हम उसका जिम्मेदार बता सकते हैं, जिससे ना तो किसी चीज़ की वजह से पॉल्यूशन हो, टॉक्सिसिटी बढ़े, और ना ही किसी पर्सन की वजह से। Anyone failing to abide by the laws of under is liable for imprisonment under section 24 and section 43। अब कोई भी बंदा अगर इसमें फंस गया है तो उस पर क्या क्या लॉज लग जाते हैं, उनके लॉज के अकॉर्डिंग किसी भी बंदे को 1 साल से कम की जेल नहीं होगी, कम से कम 1 साल तो होगी, और साथ में 6 महीने से लेकर 6 साल तक के लिए जेल हो सकती है, और साथ में उसको फाइन भी देना पड़ेगा, मैंडेटरी फाइन। द सेक्शन फर्दर स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल नोइंगली कॉज और परमिट टू एंटर एनी अदर मैटर विच में इम्पीड द फ्लो ऑफ वाटर ऑफ द स्ट्रीम कॉजिंग पॉल्यूशन ऑफ एनी काइंड। और ये सेक्शन में कहता है कि किसी भी पर्सन को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो पॉल्यूशन की परमिशन दे रहा है, यानी कि उसके थ्रू पॉल्यूशन हो रहा है, तो किसी भी ऐसे पर्सन को अलाउ नहीं किया जाएगा जो कि किसी भी तरीके के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल हम वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वाटर पॉल्यूशन के लिए जो भी जिम्मेदार होगा कम से कम 1 साल की सज़ा या फिर 6 महीने से लेकर 6 साल की सज़ा, और साथ में मॉनेटरी फाइन यानी कि पैसों का फाइन आपको देना पड़ेगा। ये रीड कर लो आप, पावर टू टेक इमरजेंसी मेजर्स। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं पेनल्टीज एंड फाइन्स। अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा है तो उस पर पेनल्टी और फाइन क्या क्या होंगे। सेक्शन 42 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 states penalties and fines for certain acts including pulling down pillars, obstructs any person acting under the order or direction of the board, damages any works or property belonging to the board, and failure to furnish any officer other employee of the board any information required। अब इसका मतलब है सेक्शन 42 जो भी है हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पर पेनल्टी या फिर फाइन लगेगा अगर किसी भी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया इन एक्ट्स को, यानी कि रूल्स को नहीं माना, किसी भी दूसरे पर्सन जो कि ऑर्डर को मान रहा है उसको रोक रहा है, या फिर जो भी स्टेट बोर्ड की कोई भी प्रॉपर्टी है या फिर कोई चीज़ है उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अगर इस बोर्ड की किसी भी मेंबर को इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, मतलब पूछताछ में आप सब चीज़ें नहीं बता रहे हैं, तो भी आपको फाइन और पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो फाइन एंड पेनल्टी इंक्लूड्स इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 3 months और विद फाइन ₹10,000 और बोथ। तो अब इसके लिए क्या हो सकता है, अगर हम नहीं बताएंगे पूरी इन्फॉर्मेशन और साथ में कुछ भी ऐसा करेंगे जो कि इन सेक्शन के अंतर्गत आता है और फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमें 3 महीने की सज़ा और साथ में 10,000 रुपये देने पड़ सकते हैं, या तो 3,000 या तो 3 महीने की सज़ा या फिर 10,000 या फिर दोनों।
तो ये पेनल्टी एंड फाइन्स है। पेनल्टी एंड फाइन्स को भी आप रीड करो एक बार। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास अंडरस्टैंडिंग वाटर क्लास। डिपेंडिंग ऑन द पॉल्यूशन ऑफ द वाटर इज डिमार्क्ड अंडर वेरियस वाटर क्लासेस इन अकॉर्डेंस विद द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। अब जितना भी पॉल्यूशन हुआ है वाटर का, तो इसके बेसिस पे हमने वाटर को अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है इस एक्ट के अंदर। ड्रिंकिंग वाटर एट सोर्स फाउंड विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन इज डेसिग्नेटेड एज क्लास ए। अब जो भी ड्रिंकिंग वाटर है यानी कि पीने योग्य पानी है और सोर्स पर है, यानी कि जहाँ से पानी बिल्कुल फ्रेश सोर्स है, जहाँ से पानी निकल रहा है, तो वो वाली सोर्स, और जिसमें कोई कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हमने नहीं किया है, सिर्फ डिसइंफेक्शन हुआ है, तो उस वाटर को हम बोलेंगे क्लास ए। वाइल वाटर डेजिग्नेटेड फॉर आउटडोर बाथिंग कम्स अंडर क्लास बी। अब जो बाथिंग वगैरह के लिए पानी है और आउटडोर पानी है, इसको हम बोलेंगे क्लास बी में। एनी ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विच हैज़ बिन कन्वेंशनली ट्रीटेड कम्स अंडर क्लास सी। अब क्लास सी वाटर कौन सा है? जैसे हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा था, तो जो भी प्योर होके आ रहा है, ट्रीट होके आ रहा है पानी, उसको हम क्लास सी में रखते हैं। वाइल वाटर यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज इज डिमार्क्ड एज क्लास डी। और जो पानी हम यूज़ करते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए और साथ में फिशरीज यानी कि फिशिंग वगैरह के लिए, जितना भी पानी इन सब चीज़ों में ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं क्लास डी। वाटर अंडर क्लास ई इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। और क्लास ई का जो पानी है उसको हम यूज़ करते हैं इरिगेशन में और इंडस्ट्रियल कूलिंग अलॉन्ग विद द वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल वाला जो पानी है तो उसको हम क्लास ई में रखते हैं और उसको यूज़ करते हैं हम इरिगेशन और इंडस्ट्रियल कूलिंग में। जैसे इंडस्ट्रीज़ में कुछ कुछ पार्ट्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर बनते हैं, फिर उसको हमें कूल कराना होता है, तो पानी की तो ज़रूरत है वहाँ पर। तो अब हमें वहाँ कुछ क्वालिटी का नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि हम ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पर वेस्ट कराएं, तो हम जो ई वाटर है क्लास ई, उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जिसमें वेस्ट भी है, तो क्लास ई यहाँ पर यूज़ हो जाता है। तो हमने सिंपली 5 क्लासेस पढ़ ली हैं। क्लास ए जो कि ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, क्लास बी जो कि बाथिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है, क्लास सी जो कि ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट के बाद यूज़ हो रहा है, यानी कि वो ट्रीट होके आ गया, क्लास डी जो कि वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ के लिए है, और क्लास ई जो हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल कूलिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने 5 कैटेगरीज वाटर की पढ़ी है, तो आप इसको रीड करो।
ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं की पॉइंट्स, यानी कि बेसिकली जो एक्ट 1974 है इसके अंदर जैसे हम मेन पॉइंट्स बनाते हैं ना कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जब हम रिवीजन करते हैं, तो वैसे ही इस एक्ट 1974 की मेन बातें क्या है तो हम वो पढ़ रहे हैं। की पॉइंट्स ऑफ वाटर एक्ट 1974। तो फर्स्ट है, वाटर एक्ट 1974 एम्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात तो वाटर एक्ट 1974 जो है उसका मेन एम है वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना और साथ में कंट्रोल करना, या तो वाटर का पॉल्यूशन ना हो, वाटर पॉल्यूट ही ना हो, और अगर हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड है, अंडर वाटर एक्ट 1974 पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स वर क्रिएटेड। अब इसमें हमने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को बनाया जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपने रूल्स को फॉलो कराने के लिए। अब अगर रूल्स बना दिए और रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हम, यानी कि हेलमेट लगाना है ये हमने सबको बता दिया लेकिन कोई चेक करने वाला नहीं है कि हेलमेट लोग लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। मास्क सबको बता दिया मास्क पहनना है, लेकिन जब तक पुलिस चेक नहीं कर रही है और फाइन नहीं लगा रही है 1000 रुपये का, तब तक लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो इसलिए वैसे ही एक ऐसा बोर्ड बनाया गया जिसमें कि उनको बोला गया कि आप इन रूल्स को फॉलो करवाओ, इन जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो कराओ। One of the important provisions of the Water Act 1974 is to maintain and restore the wholesomeness of our aquatic resources। यानी कि 1974 का जो एक मेन प्रोविज़न है वो है wholesomeness aquatic resources की, यानी कि जितने भी है वो सब के सब रहे, सारे के सारे एक साथ रहे, तो wholesomeness aquatic resources की। नेक्स्ट, अंडर वाटर एक्ट 1974 sewage or pollutants cannot be discharged into water bodies including lakes, and it is the duty of the state pollution control board to अंडर वाटर। अब ये जो वाटर एक्ट 1974 है तो इसमें ये रूल है कि सीवेज पॉल्यूटेंट हम डायरेक्टली किसी भी वाटर बॉडी के अंदर नहीं डिस्चार्ज कर सकते, किसी भी लेक के अंदर या किसी भी वाटर बॉडी के अंदर हम डायरेक्ट डिस्चार्ज नहीं करा सकते हैं। और इसको चेक कौन करेगा? इसको चेक करेगा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि जिम्मेदार है इन एक्टिविटीज़ को रुकवाने के लिए। ये पॉइंट भी क्लियर। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, लास्ट पॉइंट है एनीवन फेलिंग टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ अंडर इज लायबल फॉर imprisonment under section 24 and section 43 ranging from not less than 1 year and 6 months to 6 years along with monetary fines। अब जो भी इन लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है और इसके अंदर पकड़ा गया है इन रूल्स को फॉलो ना करते हुए और वाटर को पॉल्यूट करते हुए, तो उस पर सेक्शन 24 और सेक्शन 43 के बेसिस पर चार्ज लग जाता है और कम से कम 1 साल की सज़ा या फिर 6 महीने से लेकर 6 साल की सज़ा और साथ में फ़ाइन। ये डिपेंड करेगा कि आपने क्या काम किया है, किस तरीके से वाटर को पॉल्यूट किया है, किस लेवल पर पॉल्यूशन किया है। तो इसलिए मिनिमम 1 साल की सज़ा और साथ में 6 से लेकर 6 साल की सज़ा और साथ में मॉनेटरी फाइन्स भी देना पड़ेंगे। तो ये मेन की पॉइंट्स हैं। आप इन की पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आप ये की पॉइंट्स लिखोगे तो पूरा जो भी हमने लेक्चर है उस लेक्चर का निचोड़ है ये वाला स्क्रीन पर जो भी शो हो रहा है। 5 पॉइंट्स ये एकदम मेन पॉइंट्स हैं। अब हिंदी में देख लेते हैं। लास्ट तक हम कवर कर चुके थे लास्ट पॉइंट, फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं जुर्माना कितना रहेगा। जल की धारा 42 प्रदूषण की रोकथाम और प्रदूषण अधिनियम 1974 कहता है कि स्तंभ को खींचने
साहित्य कुछ कृतियों के लिए दंड और जुर्माना बोर्ड के आदेश या निर्देश के तहत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बाधित करना किसी भी कार्य या संपत्ति से संबंधित नुकसान पहुंचाता है। बोर्ड और विफलता बोर्ड की किसी भी अधिकारी को किसी भी आवश्यक जानकारी को प्रस्तुत करने में विफलता। जुर्माने और जुर्माने में एक अवधि के लिए कारावास शामिल है जो 3 महीने तक या जुर्माने के साथ 10,000 रुपए तक का हो सकता है या दोनों। जल वर्ग को समझना, इसमें हमने अलग अलग क्लास में डिवाइड किया था, 5 क्लास में। तो पानी के प्रदूषण के आधार पर जल प्रदूषण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अनुसार विभिन्न जल वर्गों के तहत पानी का सीमांकन किया जाता है। पारंपरिक उपचार के बिना पाए जाने वाले स्रोत पर पीने का पानी, लेकिन कीटाणु शोधन के बाद कक्षा A के रूप में नामित किया जाता है, जबकि पानी नामित होता है। बाहरी स्नान के लिए कक्षा B के अंतर्गत आता है, क्लास B हो गया। किसी भी पेयजल स्रोत का पारंपरिक रूप से इलाज किया गया है, जो कक्षा C के अंतर्गत आता है, क्लास C यहाँ पर है। जबकि वन्य जीवों और मत्स्य पालन के प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी को कक्षा D में हम क्लास D में हम रखते हैं। वर्ग E के तहत पानी सिंचाई और औद्योगिक ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये अलग अलग क्लास हमने समझ ली। अब बिल्कुल निचोड़ वाले पॉइंट्स, जो कि 5 पॉइंट्स हैं, 1974 एक्ट को एकदम समराइज कर रहे हैं। तो कौन कौन से हैं? जल अधिनियम 1974 का उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना है। जल अधिनियम 1974 के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए गए, जो इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जो भी हमने कंट्रोल बोर्ड्स बना रखे हैं, अब वही रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो करा रहे हैं। सब जिम्मेदारी अब स्टेट कंट्रोल बोर्ड की है। जल अधिनियम 1974 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान हमारे जलीय संसाधनों की पूर्णता को बनाए रखना और बहाल करना है। यानी कि जो भी वाटर है, हमारा वाटर रिसोर्सेज है, इनको कंप्लीट रखना, होलसम रखना। नेक्स्ट, जल अधिनियम 1974 के तहत सीवेज या प्रदूषकों को झील सहित जल निकायों में छुट्टी नहीं दी जा सकती है और यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कर्तव्य है कि वह इसी तरह की गतिविधियों को रोके। अब जितने भी रूल्स हैं, किसी में भी डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, जितना भी इंडस्ट्री का वेस्ट है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टेट कंट्रोल बोर्ड। ये उनका कर्तव्य है कि वो इन एक्टिविटीज़ को रोके और कंट्रोल कराएं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, जल अधिनियम 1974 के तहत कानून का पालन करने में विफल कोई भी धारा 24 या धारा 43 के तहत कारावास के लिए 1 वर्ष से कम नहीं और 6 महीने से 6 साल तक के लिए मौद्रिक जुर्माना के साथ उत्तरदायित्व है। यानी कि आपको साथ में फाइन भी देना है। तो ये हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जो कि वाटर एक्ट 1974 को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। तो इन 2 लेक्चर्स में हमने वाटर एक्ट 1974 कवर कर लिया है। एक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे एग्ज़ाम्स के लिए भी। फ़िलहाल जो आप अपने डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स दोगे उनके लिए भी, और आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे जॉब के लिए, उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी दिक्कत आई हो तो वीडियो को दोबारा से देखें और वाटर एक्ट 1974 को समझें। थैंक यू।